हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज। अगेन टॉपिक फॉर द डे, आज का टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। ये टॉपिक शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, तुम लोगों को क्लियर कर लो अपना माइंडसेट। अब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तुम लोगों ने अभी तक डिमांड पढ़ा, तुमने पढ़ा कंज्यूमर्स बिहेवियर, तुमने पढ़ा थियरी ऑफ डिमांड, तुमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो टॉपिक डिफिकल्ट थे, इजी थे, इस पे हम बहस या डिबेट कभी नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। पर बाय डिफॉल्ट मैं हर बार बोलता हूं, तुमने सुना भी होगा उन सारे लेक्चर्स में, कि बाय डिफॉल्ट वी ऑल आर कंज्यूमर्स, बाय बर्थ वी आर कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर की सिचुएशन समझना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। मैं कंज्यूमर तो हूं, पर हम में से हर कोई प्रोड्यूसर नहीं होता। तो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, यार क्या होता होगा, यहां माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। हमें थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में, अनलेस एंड अनटिल वी आर प्रोड्यूसर्स। सो अब हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो एक ऐसे वर्ल्ड की पढ़ने जा रहे हैं जिससे शायद हम उस तरीके से वाकिफ ना हो, मतलब उस तरीके से टच में ना आए। हमें पता है प्रोड्यूसर क्या काम करता है, पर अब तुम्हें पढ़ाई की तरह ही करना पड़ेगा। कंज्यूमर के साथ क्या था, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं और कंज्यूमर्स के लिए डिमांड पढ़ते हैं, तो लगाव अलग होता है। तो हम उस चीज को, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुआ, ट्रस्ट मी। हाँ, वो कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड में, हम लोग के लिए बहुत इजी है वो कॉन्सेप्ट। प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो इज वेरी ऑब्वियस, वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट। ये वैसा ही है कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। वो इतना स्मूथ है उस चीज का फंक्शनिंग। प्रोडक्शन के साथ ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी चीजें अलर्ट रहना होता है इस चीज पे। तो अलर्ट रहना यहाँ पे है ना प्रोडक्शन के टाइम पे। लेट्स सी क्या क्या टॉपिक है तुम्हारे पास। तीन टॉपिक पे ये पूरा चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाएगा। फर्स्ट इज तुम्हें पढ़ना है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो सिलेबस का पार्ट है। तुम्हें पढ़ना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तुम्हें पढ़ना है रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मीनिंग एंड टाइप्स में याद रखना, टाइप में हम टाइप सिर्फ पढ़ेंगे। जो टाइप है उसमें से सारे टाइप्स हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, लेकिन पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। पढ़ने को इग्नोर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग एंड टाइप्स पे देखते हैं क्या क्या है। सो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन समझने के पहले एक बार समझ लो प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन इज, जो भी रॉ मटेरियल है उसको जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको प्रोडक्शन कहते हैं, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब उसको थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज जिसकी खुद की कोई यूटिलिटी नहीं। मान लेते हैं एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा या कुछ लकड़ी के टुकड़े, वो तुम्हें कोई लाके बेचे, गोल गोल से लकड़ी के टुकड़े या लंबे चौड़े लकड़ी के टुकड़े तुम्हें लाके बेचे, ये लकड़ी है इसको खरीद लो। तुम बोलोगे नहीं खरीदना, तो वो सामने वाले बोले यही तो है फर्नीचर बनता है इससे सब। तुम बोलोगे नहीं ये सब मुझे नहीं खरीदना है, लकड़ी टुकड़े क्या करूं खरीद। पर तुम्हें कोई फर्नीचर लाके बेचे, तुम बोलोगे हाँ ये मेरी नीड है वो भी लकड़ी है वो भी लकड़ी। अंतर क्या हुआ, एक लोहा है, लोहे का बहुत बड़ा सेट है, लोहे का टुकड़ा, लोहे का लोड उन्होंने लाके दे दिया, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, स्टील लाके दे दिया, स्टील खरीद रहा है। ऐसा कभी सुना नहीं होगा तुम लोगों ने यूजुअली। लेकिन उससे जब कुछ सामान बन जाता है तो हम खरीद लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे लिए रॉ मटेरियल जो है वो काम का नहीं है कंज्यूमर के लिए, उससे बनने वाले प्रोडक्ट काम का, क्योंकि प्रोडक्ट की एक यूटिलिटी होती है। तो जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्शन में, तो उसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इससे ही प्रोडक्शन कहा जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, एक मतलब तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है। प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब तुम्हारी बुक में हमेशा लिखा होगा, प्रोडक्शन इज क्रिएशन, एक तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हो गया, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, तो प्रोडक्शन होता है। दिस वन इज इजी, दिस वन इज लॉजिकल। ये तो है ही, बेसिक डेफिनेशन है। तो ये एक लॉजिकल डेफिनेशन है, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को बनाने को ही प्रोडक्शन बोलते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन फंक्शन। हर बार मैं ये बात बताता हूं, प्रीवियस लेक्चर्स में तुमने ये बात सुनी होगी, किसी भी चीज के आगे जब भी कभी फंक्शन लग जाए उसका मतलब क्या होता है। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन, डिमांड फंक्शन, आगे पढ़ोगे कॉस्ट फंक्शन। सो किसी भी चीज के आगे फंक्शन लगने का मतलब होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दैट वर्ड। डिमांड फंक्शन, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉस्ट फंक्शन हम आगे बढ़ेंगे तो क्या मतलब होगा इसका, कॉस्ट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट्स अ टेक्निकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। मतलब
प्रोडक्शन जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है, टेक्निकल रिलेशनशिप है बिटवीन फैक्टर इनपुट। इनपुट फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर विथ कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। ये कांस्टेंट टेक्नोलॉजी जरूर मार्क करके आना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और कुछ नहीं इसकी वैल्यू। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ? टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर इनपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये पूरा इनपुट है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज इनपुट एंड दिस वन इज आउटपुट। सो जितना इनपुट में चेंज आएगा या कोई भी चेंज आएगा इनपुट में, उसका असर कहां दिखेगा? ये सो प्रोडक्शन किसकी वजह से इंफ्लुएंस हो रहा है? रिलेशनशिप है। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं, लिख लेना कहीं नोटबुक में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन फंक्शन। वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंफ्लुएंस करेंगे, वही प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट रन, लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, और सेकंड इज लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इज नॉट डायरेक्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। सो शॉर्ट रन का फंडा क्या है? शॉर्ट रन मतलब कम टाइम, ये तो क्लियर है, पर इसको कभी भी टाइम डिफाइन मत करना। टाइम डिफाइन मतलब कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने, 1 साल। ये लेक्चर सुनते सुनते भी तुम में से किसी को लगेगा शॉर्ट रन मतलब 1 साल से कम, कभी नहीं। ये क्वालिटेटिव टर्म है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। सो यू कैन नॉट डिफाइन इट क्वांटिटेटिवली। हम इसको कभी भी क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर ही नहीं सकते, किसी भी शॉर्ट रन या लॉन्ग रन को। सो शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिफाइन कैसे होते हैं? इतना कम टाइम, कितना भी हो सकता है, वो 2 महीने हो सकता है, वो 1 महीने हो सकता है, वो 1 साल या 1.5 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी एंड द प्रोडक्ट दे आर वर्किंग इन। कार कंपनी के लिए शायद शॉर्ट टर्म जो है वो अलग होगा, और ये मार्कर कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म अलग होगा। सबके लिए शॉर्ट टर्म अपने अपने हिसाब से वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। सो शॉर्ट रन मतलब इतना टाइम, अब वो कंपनी अपने हिसाब से सोच लेगी। हम क्वालिटेटिव या रिलेटिव वर्ड निकाल के छोड़ देते हैं, सबके अपने अपने हिसाब से जनरल थ्योरी बनती चली जाती है। शॉर्ट रन मतलब इतना कम टाइम जब कंपनी अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को, दो फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स फैक्टर्स मशीन, बिल्डिंग, ये सब फिक्स फैक्टर्स में काउंट होता है। वेरिएबल फैक्टर्स लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मतलब इतना कम टाइम जब कंपनी अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज ना कर पाए। और चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है कंपनी को? क्योंकि उन्हें आउटपुट प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है। सो हर कंपनी चाहती है अपने आउटपुट को बढ़ाए। आउटपुट बढ़ाने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वेरिएबल फैक्टर्स। लेबर बढ़ाओ, रॉ मटेरियल बढ़ाओ, क्योंकि कम टाइम है, अचानक से नहीं चेंज हो सकता। तो शॉर्ट टर्म मतलब इतना कम टाइम कि कंपनी जो है वो कुछ फैक्टर्स, उनके पास वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, and they cannot change their fixed factors. So what is short run? Short run is when some factors are fixed and some are variable. याद रखना, some factors are fixed and some are variable, and firm cannot increase or decrease, cannot change their fixed factors. Firm अपने fixed factors को change नहीं कर सकती, that is short time, कम time. Long run क्या होगा? बहुत टाइम है, मतलब all factors are variable. सो लॉन्ग रन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों चेंज हो सकते हैं। सो लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी की वजह से फिक्स होते हैं, अदरवाइज सारे वेरिएबल हो गए, ठीक है। सारे फैक्टर्स प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब ठीक है, मशीन इज फिक्स फैक्टर, उससे वो प्रॉपर्टी है उसकी, लेकिन चेंज हो सकते हैं कभी। बहुत सारा टाइम हमारे पास, वी 5 good years टू प्रोड्यूस, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कार, हो सकता है। वी 5 good years टू प्रोडक्ट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। 5 साल है हमारे पास। मैंने उसको नंबर वाइज ले लिया ताकि हम रिलेट कर पाए। देर इज नो नंबर्स एसोसिएशन इन इट, पर समझने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास 3 महीने और तुम्हें कार कंपनी में प्रोडक्शन को डबल करना है, तो तुम कैसे करोगे डबल? 3 महीने में कहां से लाओगे नया सिस्टम, नया प्लांट, नया बिल्डिंग? नहीं बना सकते। 5 साल है तो कर सकते हो। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का ये डिफरेंस। इन शॉर्ट रन सम आर फिक्स, सम आर वेरिएबल, यू कैन नॉट चेंज योर फिक्स फैक्टर्स। इन लॉन्ग रन अगेन देयर आर सम फिक्स एंड सम वेरिएबल, बट यू कैन चेंज एनीथिंग। तो हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यू कैन चेंज एनीथिंग यू वांट। वी डू नॉट हैव वी डू नॉट हैव लॉन्ग रन ना सिलेबस।
पोर्शन ही नहीं लॉन्ग रन का हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी ने रखा ही नहीं। तो हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का लॉजिकल मीनिंग है कि देखो, वेरिएबल प्रपोर्शन पे ध्यान देना, ठीक है। प्रपोर्शन वेरी कर रहा है। मैं तुम्हारे सामने एक चार्ट अभी देता हूं तुम लोग को, एक चार्ट, उसके हिसाब से चीज समझ में आएगी तुम लोगों को। चार्ट में क्या लिखा हुआ है? लेबर है, टीपी, एपी, एमपी और स्टेजेस। चार्ट को भी पूरा मत देखना, मैंने इसमें कैपिटल नहीं डाला है, कैपिटल की जरूरत ही नहीं, कैपिटल इज ऑलवेज कांस्टेंट, देयर इज नो नीड टू। एक चार्ट बनाते टाइम तुम लोग कैपिटल लिख देना, जब एग्जाम फाइनल लिखोगे भी समझने के लिए हम नहीं डालते, ठीक है। शॉर्ट रन से एसोसिएटेड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, उसको उसी तरीके से लेना, उसी तरीके से समझना। देखो, वेरिएबल प्रपोर्शन क्यों बोलते हैं मैं समझाता हूं। एक होता है कैपिटल, एक होता है लेबर। ये दो मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग दो ही फैक्टर्स पे काम करते हैं, लेबर एंड कैपिटल। नाउ कैपिटल इज फिक्स्ड, शॉर्ट रन है तो कुछ फैक्टर्स फिक्स, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल। कैपिटल को हम फिक्स ले लेते हैं, फिक्स ही लेना है तो फिर कोई टेंशन रखने की जरूरत ही नहीं। फिक्स ही हर बार 10 10 10, इसका कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं। लेबर क्या हो रहा है? चेंज। देखो अपने चार्ट में भी लेबर चेंज हो रहा है, 3 4 5 6 7 8। हमने 7 तक ही लिया है, 7 तक काम चल जाएगा तुम्हारा। सो एक कॉम्बिनेशन बना, प्रपोर्शन बना लेबर और कैपिटल के बीच का। दैट प्रपोर्शन इज 10:1, 10:2, 10:3, 10:4, 10:5, 10:6, 10:7, 10:8। ये इनके बीच का प्रपोर्शन है, लेबर कैपिटल के बीच का, ठीक है। ये प्रपोर्शन हर बार वेरी कर रहा है, ये प्रपोर्शन हर बार चेंज कर रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? ऐसे समझो, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक रूम है, वो रूम तुम्हारा कैपिटल है, उस रूम के अंदर मशीन है, पूरी बिल्डिंग, पूरी प्लांट मत अज्यूम करो, सिर्फ रूम, और रूम के अंदर एक मशीन लगी हुई। उस एक रूम, एक मशीन में एक लेबर है। फिर उसको एक यूनिट 10 यूनिट कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। सो वो जो रूम और वो मशीन है, वो ये यूनिट कैपिटल। उसमें हमने पहले एक लेबर अंदर भेजा कि जाओ काम करो, फिर दो लेबर भेजा, तो प्रपोर्शन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल चेंज होता जा रहा है। फिर हमने उस रूम में 3 लेबर भेजे, फिर 4 लेबर भेजे, फिर 5 लेबर भेजे, हर बार हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका असर कहां दिखेगा? प्रोडक्शन पे। तो जो वेरिएबल प्रपोर्शन है, इसका असर प्रोडक्शन पे दिखेगा। अब लॉजिकली समझो, हर रूम की, हर चीज की कैपेसिटी होती है, एक साइज होता है, एक लिमिटेशन होता है। तुमने उस रूम की कैपेसिटी मानो 5 है, तुमने उसमें एक लेबर भेजा है, तो अभी प्रोडक्शन पूरा ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा कैपेसिटी ऑफ द रूम की वजह से। हमें उसको और यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो हमने यूटिलाइज करना शुरू करा, हमने 5 लेबर भेज दी। अब और लेबर भेजोगे तो तुम उसको धीरे से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर रहे हो, मतलब ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। अभी हुआ नहीं, एक लेबर से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर करते करते तुमने 10 12 लेबर भेज दिया, 10 लेबर इज द लिमिट, अब खत्म, इससे तो एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। तुमने बोला 5 लेबर को और जाओ अंदर काम करो, बहुत सारा, वो रूम है, साइज है, उसकी लिमिटेशन। तुमने अंदर भेजा, फिर 5, फिर 10, फिर 15 लेबर और भेज दी, जिसकी साइज 5 है। तुमने जो 25 25 लेबर भेजोगे, तो काम होगा या बिगड़ जाएगा? तो पता चलेगा काम जो है बिगड़ता जा रहा है, मतलब अब चीजें खराब है। तो स्टार्टिंग में अच्छा, धीरे 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 एक टाइम के बाद वो बुरा होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होती है, अति किसी चीज की बुरी होती है, ये लॉजिक समझ लो। ये प्रोडक्शन फंक्शन में भी काम करता है, ठीक है। लालच कि तुम यार कैपिटल बढ़ा नहीं सकते तो लेबर बढ़ाओ, बट कितना बढ़ाओ? ऐसे थोड़ी लेबर बढ़ाते ही जा रहे हो तो सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। इसी चीज को वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या हुई, लॉजिक क्या हुआ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का? सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये बताता है कि जैसे जैसे इट स्टेट्स, एज यू इंक्रीज more and more unit of labor, more and more unit of variable factors on fixed factors, initially you'll get higher returns, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, देन धीरे से जो रिटर्न है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और फाइनली रिटर्न्स फॉल हो जाएंगे। सो व्हाट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स, उस डेफिनेशन को समझते हैं और लिखते हैं, ठीक है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वही बातें जो मैंने बताई। क्या? एक रूम, 5 लेबर की लिमिटेशन, तुमने उसमें 25 लेबर डाल दिए लेकिन एक साथ नहीं डाले, तो वो क्या दिखेगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। और वो कैसा दिखेगा? फर्म जिद्दी है, फर्म नहीं मान रही है कि वो क्या करने जा रही है, तो समझना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है? इट स्टेट्स, तुम्हें क्या लेके आना है? इट स्टेट्स as a firm
uses more unit variable factors on fixed factors. Initially, total production increases at increasing rate. पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। टीपी मतलब उसके वर्ड में मत पढ़ना, टीपी प्रोडक्शन, उसको टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन जो है पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, देन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। मतलब अब रेट थोड़ा सा फॉल होना शुरू होगा। ये कौन सा पॉइंट है? जहां पे हमने देखा 5 लेबर तक हमने उस रूम में भेज दी, अब हम बढ़ा रहे हैं तो रेट थोड़ा दिखेगा यार, अब थोड़ा कम हुआ। लेकिन कम होना मतलब ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा, उसका रेट कम हो रहा है। पहले 5 के रेट से बढ़ रहा था, 7 के रेट से बढ़ रहा था, अब वो वापस 3 के रेट से बढ़ रहा है। मतलब असर आना शुरू हो चुका है, अलर्ट वाली सिचुएशन है। एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। फाइनली वो फॉल हो जाएगा। So initially total production increases at increasing rate. यहां से तुम्हारा आंसर है, बस ये याद रखना। This is the answer. I'll just mark it with black. So do you understand where you'll get marks? This is not the point where you'll mark. This is the point where you'll get marks. बस। So TP initially increases at increasing rate, then increases at diminishing rate, finally starts falling. उसका मैंने चार्ट बनाया, अब चार्ट को देखो तुम, ठीक है। टीपी क्या है? टीपी को देखोगे, एपी को देखोगे, एमपी को देखोगे, स्टेजेस है। तो टीपी कैसे बढ़ रहा है? 2 6 12, 2 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ। 2 से 6 होने पे कितना चेंज आया? जब 2 से 6 हुआ तो चेंजेस 4, 6 से 12 हुआ सो चेंजेस 6। मतलब रेट ज्यादा है, उछल उछल के टीपी जो है वो भागे जा रहा है, वो बढ़े जा रहा है। 12 के बाद 16, 12 तक तो ना अच्छे से बढ़ा, 4 6 जंप है, बड़ी बड़ी जंप है। 12 के बाद हुआ 16, मतलब जहां जंप 6 की थी वो जंप अचानक से 4 पे आ गई, मतलब जंप का लेवल कम हो गया। 16 के बाद 18, 18 हो गया, मतलब जंप वापस से 2 पे आ गई। 18 के बाद वापस 18 है, जंप नहीं करा लेकिन कम भी नहीं हुआ। तो यहां तक तुम्हारा समय आ गया कि अब अलर्ट भी हो चुके हो, अब रुक जाओ। इसके बाद और लेबर बढ़ाओगे तो लेबर कॉन्फ्लिक्ट, लेबर नहीं काम कर पाएगा, और जो वो है टोटल प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज मैंने मार्क करी है। फर्स्ट स्टेज इज इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, तो कहलाता है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्योंकि यहां से टीपी कम होना शुरू हुआ है। एंड थर्ड इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। सो 3 स्टेजेस बनती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। और स्टेज को देखना अगर है, समझना है, सो डोंट लुक एट द स्टेज फ्रॉम टीपीज पॉइंट ऑफ व्यू, look at the stage from MP's point of view. MP क्या होता है? MP is marginal production, मतलब हर एक इंडिविजुअल लेबर कितना प्रोडक्शन करके दे रहा है। सो पहले लेबर ने कितना प्रोडक्शन करा? 2 यूनिट। दूसरे लेबर ने कितना प्रोडक्शन करा? सिर्फ दूसरे लेबर को देखना, दो ने मिलके 6 यूनिट करा। मैं यहां पे लिख देता हूं, शायद तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेबर ने 2 यूनिट प्रोडक्शन करा, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया? 2। सेकेंड यूनिट ने, मतलब 2 यूनिट्स ने मिलके 6 यूनिट बनाया। पहला तो 2 बना ही चुका था, तो दूसरे ने आने के बाद कितना बनाया? 4। 3 लेबर ने मिलके 12 यूनिट बनाए। दो लोग तो 6 बना ही चुके थे, तो सिर्फ तीसरे लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 6। मतलब हर एक लेबर ज्यादा ज्यादा बनाता जा रहा है। दिस इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये पहला स्टेज कहलाता है। उसके बाद हमने 4 लेबर लगा दिए, टोटल लेबर 4 हो गए, प्रोडक्शन हो गया 16। तो सिर्फ चौथे लेबर ने, फोर्थ लेबर ने कितना बनाया? 4। पांच पांच जब हमने लेबर डाले तो यहां पे हो गया 18। सिर्फ फिफ्थ लेबर ने कितना बनाया? 2। और 6 लेबर के बाद प्रोडक्शन था 18, तो सिर्फ 6 लेबर ने कितना बनाया? 0। यहां तक हो गया स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और फिर 7वां लेबर लगाने के बाद प्रोडक्शन फॉल हो गया, तो 7वें लेबर ने कितना बनाया? -2। दिस इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स।
इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। अब इसको जज करने का तरीका, कुछ बच्चे टीपी से जज करते हैं। टीपी से जज करोगे, बहुत आसान है यार। इंक्रीजिंग रिटर्न बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न कम हो रहा है, नेगेटिव रिटर्न नेगेटिव में है। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, इजी टू सॉल्व, आराम से लिख पाओगे। ठीक है, चलो। सो ये है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। एमपी का मतलब क्या होता है? एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल वर्ड जब भी आए हमेशा दिमाग में रखना, एक यूनिट चेंज से होने वाले चेंज को मार्जिनल कहते हैं। मतलब हमारे पास दो लेबर थे, प्रोडक्शन था 6, एक लेबर और बढ़ाया तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आया? 6। सो दिस इज चेंज इन टीपी। ठीक है, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। हालांकि हम इसको फॉर्मूले को बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा, फिर भी मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ये थोड़ा एक्चुअल फॉर्मूला है, और तुम लोग जनरली जो फॉर्मूला पढ़ते हो दैट इज टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। इजी फॉर्मूला है। ठीक है, टीपीएन माइनस टीपी एन माइनस वन इज द इजी फॉर्मूला, इज लर्नेबल फॉर्मूला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का। नेक्स्ट विल गो फॉर ग्राफ। इसका इसी चीज को ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, वहीं पे एपी समझ लेंगे। एपी का फंडा क्या होता है, बस इतना याद रखना कि जो एपी है दैट इज किस पॉइंट पे आके वो बराबर हो रहा है। एपी जहां पे एमपी और एपी मिल रहे हैं वहां पे देखो एपी का मैक्सिमम है अपने चार्ट में। ठीक है, चल। सो विल गो फॉर द ग्राफ। इस एक्सिस पे ले लो टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, सभी इसी इसी एक्सिस पे आ जाएगा। और इस एक्सिस पे आ जाएगा लेबर। सो टीपी इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग। तो यहां तक हो गया स्टेज 1, यहां तक हो गया स्टेज 2, और फिर स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न। जहां तक स्टेज 1 है ढंग से देखो, एमपी बढ़ता जा रहा है, स्टेज 2 पे एमपी कम होता जा रहा है, स्टेज 3 पे एमपी नेगेटिव हो गया। एपी को देखोगे तो एपी जहां तक एमपी बढ़ रहा है, मतलब एपी जहां तक बढ़ रहा है मैक्सिमम आया वो किसके बराबर आ गया? एपी के। और उसके बाद एपी फॉल हो गया। एपी बढ़ेगा, एमपी के बराबर आएगा, फॉल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आया? एपी नेगेटिव नहीं होता। एपी की अपनी प्रॉपर्टी की एपी वहां मैक्सिमम होगा जहां पे वो एमपी के मार्जिनल प्रोडक्शन के बराबर होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एपी। हमें ध्यान कहां देना है? हमें स्टेजेस पे ध्यान देना है। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। एपी और एमपी का अलग कर्व बना लो, अलग भी बन सकता है एपी और एमपी का कर्व, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कर्व उठा के नीचे रख दो। बस स्टेज 1 और स्टेज 2 और स्टेज 3 टीपी और एमपी का हमेशा साथ में बनाना, तभी वो चीज सही है। नेक्स्ट, रीजंस क्या है, ये क्यों ऐसा होता है कि ये ग्राफ बनते हैं टीपी एपी और एमपी के? ऐसा क्यों हो रहा है कि इंक्रीजेड इंक्रीजिंग रेट ऐसा क्यों है? क्यों नहीं होता कि हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पीछे का रीजन क्या है, ये समझ लेते हैं जल्दी से। इजी रीजन है, समझ में आ जाएंगे, लिखे हुए इन पे ध्यान देना। सबसे पहला रीजन, अच्छा तीनों रीजन जो लाइन्स है पहले तो वो देख लो। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के रीजन। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज 3 नेगेटिव रीजन। उसमें जो फर्स्ट फर्स्ट रीजन है ना, पहले तो वो समझ लो। अंडर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन। जब तक कम था एक लेबर, अंडर यूटिलाइजेशन। 5 लेबर तक, मेरे एग्जांपल याद रखना बस, 5 लेबर तक ओवर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब तुम 15 20 25 लेबर ठूस दोगे कमरे के अंदर, दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन। सो अंडर, ऑप्टिमम, ओवर, ये तीन तो सबके एक एक रीजन तो सेट हो गए। अब उसके बाद दूसरे रीजन पे आओ। मतलब दूसरा रीजन जो है वो, ये रीजन लाइन से चलेंगे, तुम भूलोगे नहीं क्योंकि एक साथ ही वर्क करेंगे। अब स्टेज 1 का दूसरा रीजन देखो, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स नाम से वो रीजन याद रखना, समझना क्या होता है। एक कैपिटल जो कि 5 है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 लेबर, ऑप्टिमम कैपेसिटी है 10 लेबर। लेकिन तुम्हारे पास, दिस इज ऑप्टिमम कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कैपिटल तो 5 है, लेबर भी 5 है। तो तुम क्या बोलोगे, इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? मतलब इसको ऑप्टिमम से ऑप्टिमम तक ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं? सो लॉजिकली कॉमर्स का स्टूडेंट, जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट बोलेगा इसको बढ़ा दो, इसको 6 करो, 7 करो, 8 करो, 10 करो, बढ़ाओ तो ये ऑप्टिमम तक आ जाएगा। अभी अंडर यूटिलाइजेशन है।
हो सकता है कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट हो, मैथ्स वाला बोले नहीं एक तरीका और है, ये आ गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, 5:10 मतलब 2.5:5, रेशियो तो सेम हो गया ना, इसको भी तो आधा कर सकते हैं। फिर तुम बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं होता, हर बार मैथ्स नहीं लगती दुनियादारी में, कभी कभी लॉजिक भी लगता है कि तुम कैपिटल को आधा नहीं कर सकते, कैपिटल डिविजिबल नहीं होती, कैपिटल इन्वेस्ट होती है या नहीं होती, यू कैन डिवाइड इट, बिल्डिंग को आधा काट के तुमने, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो कैपिटल इज इनडिविजिबल, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज इंक्रीज लेबर। मतलब दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज इम्पॉसिबल टू हैव। सो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, इसको बढ़ाओ, 6, 7, 8, 9, 10 तक लेके जाओ। मतलब ऑप्टिमम तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए स्टेज 1 होगा ही होगा। तो इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है, क्योंकि अभी जो कैपिटल है वो अंडर यूटिलाइज है, और तो तुम्हें उसे ऑप्टिमम तक लेके जाना पड़ेगा, दैट टू नॉट बाय डिवाइडिंग द कैपिटल बट बाय इंक्रीजिंग द लेबर फोर्स। फिर आता है दूसरा स्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुका है, अब तुम्हारे पास बचा इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। फिर समझना इसका क्या मतलब है। अब यहां मैथ्स नहीं, यहां कॉमर्स वाले स्टूडेंट कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि लॉजिक से परे हो जाती, कैसे है, मानो हमारी कैपेसिटी है 5 यूनिट ऑफ कैपिटल और हम 10 लेबर तक ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं। अब लेबर बहुत सारा मार्केट में, बहुत लेबर है, कितना ही बढ़ा लो, ये हम मान के चलते हैं, अजम्पशन है। अब तुमसे कोई बोल रहा है ठीक है यार, तुम कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, 3 महीने में तुम्हें ये फिक्स रखना है, इसको बढ़ा लो, इसको 2,000 कर दो, इसको 20,000 बना दो लेबर को, तो क्या होगा, तो तुम्हारा जो लेबर है वो कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तुम फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट ऐसी बातें कर देंगे कि बढ़ाओ लेबर, लेबर बढ़ाने से तो काम हो जाएगा। अच्छा, करते नहीं कॉमर्स वाले, बस बात, यहां मैथ का कोई रोल नहीं इसलिए, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। मतलब एक स्टील इंडस्ट्री है, वो स्टील इंडस्ट्री में मशीन और कैपिटल कुछ हद तक, कैपिटल का काम लेबर कुछ हद तक संभालने के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो हद इतनी कम है, तुम कैसे इंक्रीज करोगे यार, लेबर बढ़ाने से क्या वो स्टील बना लेगा, क्या कार कंपनी में मशीन नहीं होने से लेबर का कार बनाना शुरू कर देगा सिर्फ लेबर। सो लेबर इज नॉट द परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ कैपिटल, लेबर इज नॉट अ गुड सब्सटीट्यूट ऑफ कैपिटल, रादर एक सब्सटीट्यूशन होना ठीक बात है कि चलो लेबर नहीं, आज मशीन नहीं है, थोड़ा बहुत काम लेबर ने कर दिया, समझ में आता है, बट नॉट परमानेंट सब्सटीट्यूट। मतलब कैपिटल का काम कैपिटल, लेबर का काम लेबर, जब तुम लेबर बढ़ाओगे तो वो तुम्हारा काम आसान नहीं करेगा, वो सब्सटीट्यूट कर ही नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम ही बढ़ाएगा। इसीलिए तो अल्टीमेटली तुम एक्स्ट्रा लेबर बढ़ा के, कुछ कंपनी सोचती है कि वो सोल्यूशन है, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, दैट विल लीड टू अगेन डिमिनिशिंग रिटर्न्स ज्यादा स्पीड से। मतलब फर्स्ट स्टेज होगा ही होगा, रीजन क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स एंड इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स। दूसरा, स्टेज 2 इज ऑप्टिमम यूटिलाइज हो चुका है और लेबर और कैपिटल एक दूसरे के सब्सटीट्यूट नहीं है, तो तुम कितना ही लेबर बढ़ा दो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, सेकंड स्टेज से हम नहीं बच सकते। थर्ड इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, तुम अति मचा चुके हो फिक्स फैक्टर्स के साथ हो, दिस विल नॉट हेल्प यू और दिस विल वर्सन द सिचुएशन फॉर एवर। और इसका एक और, अच्छा, ओवर यूटिलाइजेशन और पुअर कोऑर्डिनेशन एक ही बात है कि अब लेबर और कैपिटल के बीच का कोऑर्डिनेशन खराब हो चुका है। दिस इज अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, अच्छा कोऑर्डिनेशन, मतलब हालांकि कोऑर्डिनेशन मशीन और लेबर के बीच में कोई सा एक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि मशीन बातें कर रही है और दोस्त कैसा, ऐसा नहीं होता कोऑर्डिनेशन, लेकिन एक इनविजिबल कोऑर्डिनेशन होता है, एंड दिस इज अ बैड कोऑर्डिनेशन। तो दिस इज नोन एज पुअर कोऑर्डिनेशन। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब ही है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, इसीलिए स्टेज 3 होता है, दैट इज नेगेटिव रिटर्न। सो ये तीन चीजें तुम्हें बस ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दो टाइप्स के, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विथ स्केड्यूल एंड विद ग्राफ, meaning, schedule, and graph. The next is reasons for the law of variable proportion. This is your syllabus, complete syllabus. यही है, इससे आसपास सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी के आसपास पूरा सिलेबस, यही सिलेबस, ठीक है। सो अब चीज समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो ऑल द ऑप्शन टू आस्क डाउट्स इन टेलीग्राम चैनल्स, पूछो डाउट्स, पूछो डाउट, पूछना is the best part of learning, is the second stage of learning, ऐसे मानो, and this will not lead you to diminishing return doubt, this will lead you to increasing returns forever, forever and forever, ठीक है। सो अच्छे नोट के साथ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू बच्चों।